नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने वेरिएशन इन ग्रेविटी जो था उस टॉपिक को फिनिश कर लिया था। उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल थे वो सब भी हमने देख लिया था। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है आप वीडियो के कमेंट में डालिए या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए आज के सेशन में हम पृथ्वी का मास डेंसिटी और जो आपका होता है ना वेट और मास में क्या डिफरेंस है उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। शांति से 30 से 35 मिनट देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, आज का टॉपिक है अपना इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस। उसके पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर पृथ्वी का वजन कितना है। आप देखो, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी की यही ब्यूटी है, हम ग्रेविटी के कारण पृथ्वी का मास निकाल सकते हैं कि जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसका वजन कितना है। तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो हमने एनालिसिस किया था, मान लेते हैं ये क्या है अपना अर्थ। ठीक, अर्थ का रेडियस कितना है आर। देखो, अगर ग्रेविटी वाला आपने लेक्चर नहीं देखा तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये है हमारा अर्थ जो ऑलमोस्ट कैसा है, सॉलिड स्फीयर। इसका ये सेंटर है ओ और इसकी रेडियस कितनी है आर। अब इसका मास एम क्या होगा अर्थ का, वही हमें फाइंड आउट करना है। और इसके सरफेस पर ये जो पोल है यहाँ पे ग्रेविटी कितना है, जी है। इक्वेटर पर जीरो होता था अगर रोटेट नहीं करोगे, आपको याद होगा। और इन दोनों में डिफरेंट होता है, हर केस मैंने अलग अलग लेके आपको दिखाया था। अब आप बताओ, पृथ्वी की रेडियस तो ऑलरेडी पता है, आर इक्वल टू कितना है, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है, आपको पता होगा। जी की वैल्यू कितनी है जो हमारा पोल पे है, जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको याद होगा जी इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर आपको फार्मूला याद होगा ग्रेविटी का, मास हम निकाल रहे हैं, जी इक्वल टू क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता था कि नहीं। अब हमें अर्थ का मास चाहिए तो एम इक्वल टू हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करो, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। ये हमारा आ गया अर्थ के मास का फार्मूला। अब यहाँ देखो, जी पता है आर पता है, कैपिटल जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट याद है ना, यूनिट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, यूनिट और डायमेंशन याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी की वैल्यू होती है। अब देखो, सारा कुछ हमको पता है, इसका वैल्यू रखेंगे, हमको पृथ्वी का मास कितना है आसानी से मिल जाएगा। एक छोटे से फार्मूले से हम अर्थ का मास कैलकुलेट कर देंगे। चलो इसको निकालते हैं, m इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी है 9.81 लेते हैं। आर पृथ्वी का रेडियस देखो किसमें दिया है, किलोमीटर में, सारी यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट में है तो इसको भी हम एसआई यूनिट में करेंगे। जब एसआई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और इसका क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो मास निकल के आएगा वो कितना, देखो मैं सॉल्व किया हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक बार सॉल्व करके वेरीफाई करना, क्योंकि अगर आप नहीं कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में आपसे कैलकुलेशन नहीं होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए। जो ऑलमोस्ट हम कितना मान लेते हैं 10⁻25 केजी, देख रहे हो कितना ह्यूज मास है। कोई भी पूछे अर्थ का मास कितना होता है, आप ऐसे कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते हो। रटिएगा मत, फार्मूला याद रखिए, सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएंगी। अर्थ का मास पता चल गया, पता करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। मास डेंसिटी ये सब पता है ना पता हो तो मैंने जब इसका चैप्टर दिया था पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन किया था। अब चलो डेंसिटी निकालते हैं। अगर आपको ग्रेविटी पता चल गया कहीं भी तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। डेंसिटी जी इक्वल टू कितना था, डेंसिटी के टर्म में ग्रेविटी का फार्मूला 4/3 पाई रो
जी आर, यही था कि नहीं? यही था। अब हमको क्या चाहिए? रो चाहिए। जो हमारी अर्थ की डेंसिटी कितनी है हम यहाँ मान लेते हैं। अर्थ की जो डेंसिटी है वो है हमारा रो। मास हमारा निकल आया है, डेंसिटी निकालते हैं। कितना होगा रो इक्वल टू हमारा? यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू जी, और सारा यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? पाई जी आर, यही होगा ना? 3g4πgr। अब चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सारा कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, आसानी से आप सारी चीजें कर दोगे। 3 × 9.81 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डाल देते हैं, चाहे 22/60 डालो, एक ही मतलब है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस बात को आप याद रखना। जी हो गया इंटू अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डेंसिटी है वो निकल के आएगा 54784 केजी पर मीटर क्यूब। ये निकल के आया हमारा अर्थ का डेंसिटी। कितना आसानी से हमने निकाल लिया। कुछ नहीं, बस आपको आर जी है वो पता रहे, ग्रेविटी के फार्मूला लगा के सारी चीजें निकालनी है। और आप रट्टा मत मारिएगा, इसी को हमने यूज करके डेप्थ में जाओगे क्या होगा, हाइट पे जाओगे क्या होगा, सारी चीजें इसी फार्मूले से हमने डिराइव किया था। तो किसी को मत रटना ऊंचाई पे क्या होगा, गहराई में जाने पे क्या होगा, बस इस फार्मूले को याद रखना। जहां से रेफरेंस ले रहे हो वहां से आर की वैल्यू पुट करना, सारी चीजें आपको निकल के आ जाएंगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं, जो आज का टॉपिक था इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। सबसे पहले हम इनर्शियल मास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो देखो ये क्या है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास नाम से ही क्लियर है, मतलब इनर्शिया के कारण। पता है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। याद है कि भूल गए? अरे अभी ज्यादा दिन है, उसको याद रखिए, अभी एग्जाम देना है। तो चलो इसको रीड करते हैं। इट इज द मास ऑफ द मटेरियल बॉडी विच मेजर इट्स इनर्शिया। ये किसी भी बॉडी का या मटेरियल वो मास है जो उसके इनर्शिया को मेजर करता है। इनर्शिया को याद रखना। तो चलो समझते हैं इनर्शिया क्या होता था। किसी बॉडी पे अगर हमारा फोर्स एफ लग रहा है, अगर हम कोई भी वस्तु रखी है, आप उस पर एक फोर्स एफ लगाओ, वो क्या करेगा? मूव करना चालू कर देता है कि नहीं? आपके आसपास चाहे आप हाथ में पेन लिए हो, उसको टेबल पे रखिए और एक तरफ से उस पर फोर्स लगाइए अंगुली से, ऐसे देखो पेन चलने लगेगी, मतलब किसी असलेशन से ये चलने लगी है। समझ में आया कि नहीं? जब हमने इस पे फोर्स लगाया। अब मान लेते हैं इस बॉडी का मास कितना है? एम, जो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसका मास हम कैसे मेजर करें। अभी हमें फोर्स पता है और क्या एक्सेलरेशन से जा रही है। तो यहाँ पे लिख देता हूं इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एफ। देखो मैं एकदम आराम से टॉपिक ले रहा हूं, आराम से आप समझिए। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एफ acts on a body acts on a body of mass m। तो आप बताओ न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता था? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद होगा, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ फोर्स कितना है? एक ही है, एफ इक्वल टू एम ए, और हमको ए चाहिए, यही चाहिए ना। और यहाँ जो मास है वो किसके कारण आ रहा है? इनर्शिया के कारण। तो इसको मैं एम आई लिख रहा हूँ। तो एम आई इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? एफ बाई ए। जो हमारा इनर्शियल मास है वो फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो है, इस बात को याद रखना अच्छे से। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबका डिस्कस करते हैं। आप इस फार्मूले को ध्यान से देखो, क्या इस पे ग्रेविटी का कोई रोल है? इस मास पे कहीं भी जी का टर्म नहीं है, इसका मतलब एक ग्रेविटी का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? आप इसका शेप साइज कुछ भी ले लो, अगर हमें मास निकालना है उस पर कितना फोर्स लग रहा है और किस एक्सेलरेशन से मूव किया, हमें वही चाहिए। तो उसके शेप और साइज उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या,
कोई वस्तु होती है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या तो फैलती है या सिकुड़ती है कोई बॉडी, बट आपका जो इनर्शियल मास है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे बॉडी फैले या सिकुड़े। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? अगला क्या है, एक एक करके चलो, जो मैंने यहाँ आपको सिखाया लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, ग्रेविटी का टर्म कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ग्रेविटी का आपके जी हैज नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ बॉडी। देखो मैं इसलिए यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोग साथ में नोट्स बनाओ, जब तक खुद से लिखोगे नहीं ना, चीजें याद नहीं रहेंगी। ऐसे आपको लगेगा कि सारी चीजें आती हैं, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाओगे। इसलिए अच्छे से समझिए और लिखिए। जितना ज्यादा लिखोगे, देखो हाथ से उतना चीजें याद रहेंगी। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इसका शेप कुछ भी कर दो। देखो मान लो एक आप बहुत हैवी मास का लिए, इस पे फोर्स एफ लगाया, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। एक हमने छोटू सा लिया, इस पे एफ फोर्स लगाया, ए भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ये इसके शेप और साइज पे नहीं डिपेंड करता, मास वही रहने वाला है। क्या फोर्स का क्वांटिटी और वो सब बढ़ जाएगा, जो इनर्शियल मास होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। समझ में आया कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है, अगला है कि इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसका भी इनर्शियल मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इसको नोट कर देना, यहां मैं लिख देता हूं, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप बताओ चौथा पॉइंट, हमारे पास दो बॉडी है, एक है M1 मास का, एक बॉडी है M2 मास का। अब इन दोनों को मिला के हमने जो एक फाइनल बॉडी बनाया है, इन दोनों को ऐड करके, आप बताओ इसका मास क्या होगा। M1 प्लस M2 होगा, या M1 का क्वांटिटी ज्यादा होगा उसका कम होगा, या M1 M2 के योग से ज्यादा आएगा या कम आएगा, आप बताओ क्या होगा। अगर इन दोनों को हमने ऐड करके बनाया है, तो जो ये आएगा फाइनल वो सेम आएगा, वो कंजर्व रहेगा, वो कहीं भी लॉस नहीं होगा इनर्शियल मास। तो इनर्शियल मास हमारा क्या है, कंजर्व है, इट इज कंजर्व। चाहे इनको केमिकली मिलाओ या फिजिकली मिलाओ, इट इज कंजर्व। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई भी बोले क्या इनर्शियल मास कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल, इट इज कंजर्व व्हेन टू बॉडीज कंबाइंड, टू बॉडीज कंबाइंड फिजिकली आर केमिकली, चाहे केमिकल रिएक्शन कराओ या फिजिकली डायरेक्ट, फिजिकली आर केमिकली। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को समझना, सारी चीजों को मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप बताना, जो आपका इनर्शियल मास है, आप एक बाल्टी में क्या करो, बालू लो, और एक और बाल्टी में बालू लो, दोनों को मिला के एक कंबाइंड इफेक्ट बना लो, तो जो कंबाइंड आएगा वो इन दोनों का सम ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा या कम हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जो आपका अगर कोई रेस्ट में मास है और भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास कैसे मापते हैं, हम उसको देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एक बॉडी है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और रेस्ट में इसका मास कितना था, m0, जब बॉडी रेस्ट में थी तब उसका मास था। अब जब ये मूव करना चालू किया तब इसका मास क्या होगा, वो आप कैसे निकालोगे, वही आपसे पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? हमें इनर्शियल मास निकालना है, तो इसका यहाँ फार्मूला डायरेक्ट होता है, m इक्वल टू, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ से v तो आपका वेलोसिटी है, m0 यहाँ मैंने लिख देता हूँ, v है हमारा किस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है, m0 हमारा क्या है, m0 है हमारा रेस्ट मास। ठीक, और c हमारा क्या है,
सी है हमारा प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको याद रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, उसकी वैल्यू है। ठीक, इस फार्मूले को याद रखना, इसमें कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इनर्शियल मास के बारे में जितना कुछ था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो ग्रेविटेशनल मास देखते हैं। नाम से ही क्लियर है, ग्रेविटेशनल मतलब कहीं ना कहीं ग्रेविटी का रोल आएगा ही। अब कैसे आएगा उसको हम मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कर रहा है, इट इज द मास ऑफ द मटेरियल बॉडी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन इट। देखो ये कह रहा है कि जिस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई बॉडी को अपनी तरफ पृथ्वी खींचती है, उससे उसका क्या मेजर होता है, ग्रेविटेशनल मास मेजर होता है। तो चलो इसको भी डिराइव करके समझाते हैं। ये है, मान लेते हैं अर्थ। अर्थ का मास डेंसिटी हमने देख लिया है, वो निकाल लिया है। रिजल्ट याद रखना अगर आपको याद रखना है। ये है इसका सेंटर और ये है इसका रेडियस आर। मान देते हैं यहाँ पे इसका एक ग्रेविटी वाला मास mg रखा हुआ है, जो हमें ग्रेविटेशनल मास फाइंड आउट करना। और अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है m। ठीक, कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब जो हमारा यहाँ हमने लिखा है, यहाँ लिख देते हैं एक एक। m है हमारा, कैपिटल M जहां भी यूज करेंगे हमारा क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ आएगा। r है अर्थ की रेडियस, और mg जो है वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल मास, जिसको हमें निकालना है। अब आप बताओ mg पर अर्थ क्या लगाएगी, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी कि नहीं, और वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल के बराबर। और ग्रेविटेशनल का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, F इक्वल टू, एक अर्थ का मास m है जो अपने केंद्र की तरफ खींच रहा है, तो ये होता है g m, m1 m2, एक मास m है, दूसरा है mg, बाई इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से O से mg के बीच कितना डिस्टेंस है, रेडियस r के बराबर। हमको टेस्ट मास mg चाहिए, तो यहाँ से mg इक्वल टू f r स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एम जी इक्वल टू एफ, अब आर स्क्वायर को मैं नीचे लाता हूं, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से बताओ जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है आपका, पिछले सेशन में मैंने आपको ग्रेविटी के बारे में डिटेल में समझाया था। जब भी हमें ग्रेविटी निकालनी, और हमेशा मैं, हम लोग यहाँ पे क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि पोल पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है 9.81, इसलिए यहाँ से हम मैक्सिमम की वैल्यू लेते हैं। ठीक, तो जो जी एम बाई आर स्क्वायर निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया, यहाँ पे जो इसके सरफेस पर ग्रेविटी कितनी थी जी, उसकी वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ बाई जी। इसको अगला स्लाइड ऐड करते हैं, एम जी इक्वल टू क्या निकल के आया, एफ बाई जी। अब ये देखो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें अगर हम ग्रेविटी का डिवाइड कर देंगे, जो मास मिलेगा वो हमारा कौन सा मास मिलेगा, ग्रेविटेशनल मास मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा वो था वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन एक ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। जितने सारे पॉइंट थे ये सारा उसके अपोजिट होगा। इनर्शियल मास को चाहे आप मून पे ले जाओ, चाहे अर्थ पे ले जाओ, चाहे जुपिटर पे, चाहे धरती के किसी भी कोने पे, फिक्स ही रहने वाला है, वो कहीं नहीं चेंज होगा। लेकिन ये जो आपका ग्रेविटेशनल मास है, ये आपका जहां जहां ग्रेविटी चेंज होगी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। मून पे ले जाओगे वहां कुछ होगा, अर्थ पे ले आओगे वहां अलग फील होगा, अर्थ के अलग अलग कोने पर पोल पे जाओगे अलग फील होगा, इक्वेटर पर जाओगे अलग फील होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बारे में कंपैरिजन देखते हैं दोनों का। इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट हो मैंने मैथमेटिकल आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सब कई बार आपको क्या होगा ना, वाइवा में सब पूछ लिए जाते हैं और इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब चलो दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल और इनर्शियल है, बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, इनकी यूनिट क्या है, केजी। और जो हमारा पिछला था, देखो
इसकी भी यूनिट कितनी आ रही थी, इसकी भी यूनिट हमारी आ रही थी केजी। तो वही बोल रहा है कि दोनों की सेम यूनिट है जो मास की है। अगला है बोथ आर स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको याद रखना। ये नहीं कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ये मत देना। ये दोनों हमारा मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगला पॉइंट है बोथ डू नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी, जो दोनों है वो बॉडी के शेप और किस स्टेट में रखी हुई है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगला ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन कि इनर्शियल मास हम कौन से लॉ के द्वारा मेजर करते हैं। तो इनर्शियल मास हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसके और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों का यूज करके इसको हम मेजर करते हैं। आपने देखा होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ग्रेविटी आई थी और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वहां से हमने डिवाइड किया था तो हमारा इनर्शियल मास निकल के आया था। अगला है स्प्रिंग बैलेंस मेजर ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल बैलेंस मेजर इनर्शियल मास। जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है वो हमारा क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस हमारा ग्रेविटेशनल मास मेजर करता है। क्वेश्चन में कहीं भी स्प्रिंग बैलेंस मेजर करने को दिखाई दे तो वहां क्या आप मानोगे, ग्रेविटेशनल मास है। और इनर्शियल बैलेंस आपका क्या करता है, इनर्शियल मास को मेजर करता है। इसको याद रखना, जब भी स्प्रिंग बैलेंस की बात आएगी वो क्या होगा आपका, वो आपका ग्रेविटेशनल मास होगा। जितना भी वजन ये सब आप देखते हो वो सब ग्रेविटेशनल मास रहते हैं, जो 1 kg 2 kg ये सब रहते हैं। क्वेश्चन में देखो ना, तभी उसका वेट W इक्वल टू हम क्या करते थे, mg कर देते थे। उसके पीछे का यही लॉजिक था। जैसे एक मास रखा रहता था, इसका मास m था तो इसका वेट कितना होता था, W इक्वल टू mg। कितने केजी का वेट है, जैसे 1 kg 2 kg, वो किसका है, मास में g का मल्टीप्लाई होके आता था, जो उसका वेट बनता है। जो हम बोलते हैं ना नेट वेट, नेट ए कितना है, केजी और वेट में पता है ना, केजी आपका मास होगा, वेट आपका मास इनटू ग्रेविटी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझना। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। और ये स्प्रिंग बैलेंस वाला फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो समझते हैं मास और वेट के बारे में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, या आप बोर्ड का एग्जाम दोगे उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो चलो एक एक पॉइंट रीड करते हैं और उसको समझते हैं। मास क्या है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। कोई बॉडी है, वो कितना कंटेंट उसके अंदर क्वांटिटी है उसको हम उसका मास बोलते हैं, ठीक है। वेट किसको बोलेंगे, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी। यहाँ देखो mg कहाँ लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये जी तो सेंटर पोल से जो उसके सेंटर की तरफ जाएगा। तो जो हमारा वेट है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी। मतलब जिस फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसे उसका वेट बोलते हैं। और मास क्या है कि किसी बॉडी में जो उसकी मैटर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है उसको उसका मास बोलते हैं। अगला पॉइंट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ जी। जो हमारा मास है वो ग्रेविटी के कारण चेंज नहीं होता, लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटी अगर चेंज होगी तो हमारा वेट चेंज होगा। अगला है, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल। मास आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, उसका कुछ ना कुछ तो कंटेंट, कोई न कोई मैटर कंटेंट करेगा। और अगर कोई मैटर क्या आया तो उसका क्या आएगा, उसका मास रहेगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा था ग्रेविटी आपका पृथ्वी के सेंटर पर और इनफिनाइट रेडियस पर जीरो होती थी। तो जब W इक्वल टू mg है, जहां जहां आपकी ग्रेविटी जीरो होगी वैसे वैसे वेट बदलेगा। वही बोल रहा है एट इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। याद है ना, यहाँ पे सेंटर पे जीरो होता था और R इक्वल टू कब,
जब हमारा r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू इन्फेनाइट होता था तो हमारा g की वैल्यू क्या होती थी, 0 आती थी। जब g 0, w इक्वल टू mg, तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, 0। अगला पॉइंट, इट्स यूनिट इज किलोग्राम एंड इट्स डायमेंशन इज मीटर। जो हमारा मास है इसकी यूनिट केजी है, लेकिन डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। अब वेट क्या है, देखो इनर्शियल ग्रेविटेशनल मास में सेम यूनिट थी, ये वेट और मास का डिफरेंस है। यहाँ पे वेट आपका W इक्वल टू क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। तो इसका डायमेंशंस क्या होगा, मास का m और ग्रेविटी का LT माइनस 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी यूनिट केजी वेट, वेट की यूनिट केजी वेट होती है। अगला है, इट इज डिटरमाइंड बाय ए फिजिकल बैलेंस। ये हमारा फिजिकल बैलेंस के कारण मेजर होता है। और जो हमारा वेट है वो किसके कारण, स्प्रिंग बैलेंस के कारण, स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम वेट को मेजर करते हैं। अगला है, जो हमारा मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर है, वहां देखो ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास वो भी स्केलर था। लेकिन जो हमारा वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे वेक्टर है, फील करिए। पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ उसको खींच रही है, तो उसमें क्या आ रहा है, उसका डायरेक्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे मास m है तो उसको ये अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अगर किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसमें देखो केवल मैग्नीट्यूड था। समझ में आया कि नहीं, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेट और मास के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा एग्जाम में ना कभी कुछ आया है और ना ही कभी कुछ आएगा। मैंने पूरा मैथमेटिक्स के द्वारा आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। चलो इसका आंसर आप खुद दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब चलो मैं सॉल्व करता हूं। अगर आपका गलत हुआ तो देखिए क्यों हुआ, जाके कॉन्सेप्ट फिर से सीखिए, क्योंकि यही गलती आगे चल के एक बिग मिस्टेक बनेगी। चलो क्या क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल। जो हमारा ग्रेविटेशनल मास है, ग्रेविटेशनल मास क्या आया था, mg इक्वल टू एफ बाई जी। ये किस पे डिपेंड करता है वही आपसे पूछ रहा है। एक तो फोर्स, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है, फील्ड। अभी अगले चैप्टर में आपका ग्रेविटेशनल फील्ड चालू होगा। अब आप बताओ, जब ग्रेविटी को महसूस कर रहे हैं तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं, कोई भी फोर्स है वो अपने फील्ड में ही लगता है, तो इसका मतलब ये उसके फील्ड पे भी। अब कितने इंटेंसिटी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब 5 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी है, 5 न्यूटन का लगा रहा है, 8 न्यूटन का लगा रहा है, मतलब जिस इंटेंसिटी से उसको खींचेगा, जितनी तीव्रता से, उस पर भी तो डिपेंड करेगी, है कि नहीं। तो तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ये सब हटा देते हैं। अगर इंडिविजुअल पूछा होता तो इसके लिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन 4। हमारा जो ग्रेविटेशनल मास है वो फील्ड पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है और उसकी इंटेंसिटी पर। अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। क्योंकि जब तक आप गलतियों को आइडेंटिफाई करके उस पर काम नहीं करोगे, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। इसलिए अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। डेफिनेटली इस बार आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। और आपने देखा होगा, अगर आप हमारे फिजिक्स से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में इस नोट्स के बाहर आया हो। आप जाना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से चेक कर देना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं भी कुछ भी आपका डाउट होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दे के रखा है, आप वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। विद इन 6 आवर के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। और यार यहाँ तक वीडियो देखे हो तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने सीरियस स्टूडेंट हैं जो इसको पूरा देख रहे हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज 2.5 टाइम दैट ऑन अर्थ।
देखो ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना जुपिटर पर है वो अर्थ का कितना टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है। हाउ मच वुड 250 केजी सैटेलाइट वेट इन न्यूटन ऑन जुपिटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो इसको समझते हैं पहले। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन को फील करना जरूरी है, उसको अच्छे से समझिए। एक कोई यहाँ सैटेलाइट है, ठीक, एक यहाँ से हमारा सैटेलाइट है जो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। ये कितने केजी का है? ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा 250 केजी का, ये अर्थ के सरफेस पर। और यहाँ पे हमारा ग्रेविटी कितना है, जी इक्वल टू, यहाँ पे हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसी सैटेलाइट को अब हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, जुपिटर पे। ये है हमारा जुपिटर, जे से लिख रहे हैं। अब जब इसी सैटेलाइट को हम जुपिटर पे लेके आएंगे तो ये पूछ रहा है, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं, सैटेलाइट का सेम रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हम जुपिटर पर इसी सैटेलाइट को लेके आएंगे, आप बताओ क्या इसका मास सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, या मानो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, या इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन टिक करोगे? तो उसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, जो जी की वैल्यू है जुपिटर के सरफेस पर 2.5 टाइम्स, हमारा कितना है जुपिटर के सरफेस पर, जुपिटर के सरफेस पर 2.5 टाइम्स अर्थ के सरफेस के बराबर है। तो यहाँ पे इसका मास कितना, सॉरी वेट पूछा है, इसका वेट कितना यहाँ पे फील होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। वेट इक्वल टू क्या होता है, एम जी। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ, कुछ भी इस क्वेश्चन में रखा है? कुछ नहीं रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तो अगर अब भी नहीं कर पाए तो क्या ही मैं आपको बोलूं। और इसके अलावा आप अगर जिसने भी वेट निकाल लिया है वो डेंसिटी भी इसका निकालो, डेंसिटी क्या होगी। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेट हमारा कितना, आप बताओ कितना इसका दिया हुआ है। जो हमारा मास है W, वेट यहाँ पे कितना लगेगा, वेट इस पे लगेगा W इक्वल टू एम जी, यही लगेगा कि नहीं? और G कहाँ पे हम लेंगे, जुपिटर पर, J यहाँ पे वेट। अब मास तो देखो यही मास की ब्यूटी थी, जो इनर्शियल मास है वो चाहे अर्थ पे मेजर करो, जुपिटर पर मेजर करो, वो सेम ही रहने वाली है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हमारा एजिट आएगा, कितना केजी रहेगा, 250 केजी। चेंजेज कहाँ हो रहे हैं, ग्रेविटी में चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटी में कितना चेंज हो रहा है, 2.5 टाइम्स अर्थ पे ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ पे हम रख के सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं था, ये मैं क्वेश्चन को इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप फिजिकली विजुलाइज करो हो क्या रहा है, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो कैसे अप्लाई हम करते हैं। अभी आप अर्थ से कुछ प्रोजेक्ट किए, जैसे मंगल मिशन पे आप भेज रहे हो, वहाँ कैसा मोशन करेगा, अभी आगे सैटेलाइट के मोशन आएंगे, वो सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। लेकिन वहाँ पे तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, वहाँ पे इसको कितना वेट फील होगा, कितना पावर देना है ताकि रोटेट करे, वो सब यहीं से कैलकुलेट होता है। ये भले छोटा सा फार्मूला लेकिन बहुत ही पावरफुल है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना निकल गया, 25 पंजे 25 इंटू 25, 625। और कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, शून्य शून्य, एक शून्य पे दशमलव। तो जो हमारा वेट न्यूटन में पूछा था 6250 न्यूटन का वहां महसूस होगा। पृथ्वी पर कितने का हो रहा था, पृथ्वी पर 250 इंटू 10 मतलब 2500। जुपिटर पे जाके बन गया, देखो कितना वजन होगा। अगर आप यहाँ पे उसको घुमा रहे थे तो क्या वहां उतने पे से घुमा पाओगे, बिल्कुल नहीं घुमा पाओगे। जो हमारा फार्मूला नहीं आता था ग्रेविटेशनल मास, एम आई इक्वल टू एफ जी, सॉरी एम जी इक्वल टू, देखो यहाँ पे फोर्स की इंटेंसिटी जो पूछा था वो ज्यादा लगानी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने फिजिकली भी पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जो कुछ भी समझ में आ रहा है आप 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार में किसी को नहीं आता, 2 बार 4 बार ट्राई करोगे, एफर्ट मारोगे, फिर समझ में आएगा।
उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेगा, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बता पाओगे, उसको आप सॉल्व कर दोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और आपको पता है एग्जाम में 95% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जो भी थ्योरी रीड कर रहे हो उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू कीजिए, थ्योरी ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। हमसे क्या पूछ रहा है? डेंसिटी रो। क्या क्या दिया है? ए पीस वुड ऑफ डायमेंशन, एक हमें कोई वुड की डायमेंशंस दिया है, ठीक, जिसमें इसका लेंथ विड्थ हाइट सब दिया है, 6 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 5 सेमी, जो इसका डायमेंशंस है। ठीक, यहाँ पे डायमेंशन लिख देते हैं। डायमेंशन है हमारा 6 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 5 सेमी। और इसका वेट कितना है? जो इसका वेट W है कितना है? 1.92 न्यूटन। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? रो इक्वल टू, आपको पता होगा, रो इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर हमें डायमेंशन दे दिया यहाँ से तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा। अब हमें मास चाहिए, मास को कैसे लेके आए? उसके लिए हमें वेट दे के रखा हुआ है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। W इक्वल टू एम जी, यहाँ से आप मास निकाल लो, मास तो फिक्स ही रहने वाला है। ये है 1.92 इक्वल टू m इंटू 10। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे जो मास है वो निकल के आएगा। 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा? 0.192 kg। जो ये हमारा वुड था ये कितने केजी का है? 0.192 kg का, मतलब 192 ग्राम का। ठीक है, ये इसका वेट दिया हुआ था। वेट और पता है ना जी का हम वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है? डेंसिटी। डेंसिटी किस में पूछ रहा है? केजी पर मीटर क्यूब में। तो ये सारा सेंटीमीटर में है, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? इन सबको मीटर में। तो चलो डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू, डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यही है ना, मास को स्मॉल एम से, एम बाई वॉल्यूम। वेलोसिटी मत समझ लेना, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। एम की वैल्यू निकल के आई है 0.192, 0.192 kg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा कितना है? 6 8 इंटू 5। इन सबको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.06 इंटू 0.08 इंटू 0.05, क्या किया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। देखो मैंने सॉल्व करके रखा था, डायरेक्ट आंसर पुट कर दिया, बट एक बार आप खुद से सॉल्व करके इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने देखा कितना इजीली हमने वेट और मास के बारे में समझ लिया। जो भी स्टूडेंट पेशेंस के साथ देखा होगा, आज के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कोई भी मास या वेट के बारे में पूछे आप उसको आसानी से विथ मैथमेटिकल प्रूफ के साथ बता सकते हो। किताब से तो रट्टा मार के यार हर कोई बता देता है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, वेक्टर क्यों है, स्केलर क्यों है, सारी चीज़ों को आप लॉजिक के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसका यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, वो भी मैंने क्वेश्चन वो देखो सैटेलाइट वाला आपको दिखाया। अगर अर्थ पे कोई चीज़ मेजर कर रहे हो उसका अलग वेट आएगा, अगर दूसरे प्लेनेट पे मेजर कर रहे हो तो उसका अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। ये उसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। अगर कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो आप वीडियो के कमेंट में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है आप उसको पोस्ट करिए। उसके अलावा वहाँ पे डेली मैं पोल डालता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और पोल में जो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं उसके बारे में डालते हैं, ताकि आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो चैप्टर ऑटोमेटिक रिवाइज होते जाएंगे। देखो यार क्वेश्चन नहीं बन रहे कोई इशू नहीं, पहली बार में किसी से नहीं होते, लेकिन आप एफर्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, डेफिनेटली क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन आप लीव मत करिए, अगर गिव अप कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट सीखिए,
और सोल्यूशंस तो कभी मत देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीख के उसको अप्लाई करिए, बार बार करिए। जब 6 से 7 बार हो जाए तभी जाके देखो कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है। एक प्रॉपर वे में करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स का एग्जाम जब आप पेपर दोगे उसमें जो फिजिक्स का सेक्शन रहेगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे सॉल्व ना हो। ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपको यकीन ना हो, आप जाइए जो भी अभी जेई और नीट के, चाहे वो आपका विंटर रहा हो या समर का रहा हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, जितना लेक्चर हमने अभी तक कवर किया है, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आया हुआ है। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, यकीन ना हो तो आप जाके देख लेना। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, हम इम्प्रूव कैसे करेंगे वो हमको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपनी तरीके से बेस्ट दे के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें हम कुछ और डालना चाहिए तो आप फ्री हो, आप चाहे टेलीग्राम पे वो बात बताइए या आप वीडियो के कमेंट में डालिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट करेंगे, जहां से आपके जेई और नीट में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।